नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। सदियों पुरानी एक ऐसी प्रथा जिसकी जड़ें भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में गहरे रूप से समाये हुए हैं। मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से उभरी यह व्यवस्था, जिसे हम बाल विवाह के नाम से जानते हैं, उस वक्त इस रूप में सामने आई कि सुरक्षा, मान प्रतिष्ठा और शिक्षा के नाम पर इसको समाज में स्थापित किया गया। लेकिन समय के साथ कब यह प्रथा कुप्रथा में बदल गई, अपने दुष्परिणामों के कारण, ये पता ही नहीं चला और धीरे-धीरे भारत की एक व्यापक समस्या के रूप में इसको देखा जाने लगा। आज हम इसी समस्या के आलोक में एक अच्छे समाचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वो समाचार ये है कि बाल विवाह के क्षेत्र में भारत में जो आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें अब आधी कमी दिखाई दे रही है। तो इस लिहाज से आज के इस वीडियो में हम इसी संदर्भ को समझेंगे। हालांकि इसके लिए प्रयास ब्रिटिश काल से शुरू हो चुके थे और पहले भी कुछ छोटे-मोटे प्रयास हुए थे। 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, उसके बाद 1929 में शारदा अधिनियम आया, जिसमें कि पहली बार आप देखेंगे कि 18 और 14 वर्ष क्रमशः लड़कों और लड़कियों की आयु को निर्धारित किया गया। इस दिशा में काम करने के बारे में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सभी ने प्रयास किए। वर्तमान समय में भी हमारी कानूनी व्यवस्था में इस दिशा में कुछ मजबूत प्रयास किए गए और उसके बाद जो परिणाम आए वो अपेक्षित परिणाम आए। लेकिन अभी ये सफर थमा नहीं है, अभी प्रयास को और दूर तक हमको लेके जाना है और इसके उन्मूलन तक बढ़ना है। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे, बाल विवाह में आई बड़ी गिरावट समझेंगे, बाल विवाह क्या है, उसके संदर्भ में अन्य पक्ष को भी समझेंगे, आंकड़े क्या कहते हैं उसको भी समझेंगे। इससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। साथ ही साथ नए बैच के बारे में आपको बता दें कि हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर से 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 12 दिसंबर से शाम 6 बजे प्रारंभ हो रहा है। इसके पता की बात कर लें तो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 है। इससे संबंधित किसी जानकारी को अगर विस्तार से आप चाहते हैं तो 9311406440 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। नए बैच की बात करें तो प्रयागराज हिंदी माध्यम का जो बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच, 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है शाम 6 बजे। प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 5:30 बजे इसी तिथि से प्रारंभ हो रहा है। लखनऊ की बात कर लें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के नए बैच 29 नवंबर से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। खबर की बात हमने की, ये आंकड़ा जो है अपने आप में काफी सुखद आंकड़ा है, जो कि बाल विवाह की दर जो है वो आधी हो गई है। इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। बाल विवाह क्या होता है इसको समझने के साथ इसके दुष्परिणाम, साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की इसमें क्या भूमिका है, जो 2006 का अधिनियम था। अगर हम बात करें 1929 में जो शारदा अधिनियम है, उसके बाद ये अधिनियम आया और ये काफी व्यापक रूप से अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम रहा। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे इसका जवाब देने के लिए। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अलावा आपका जो निबंध का सेक्शन है, वहां भी उससे भी जोड़कर इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खबर की और चर्चा में क्यों है। तो देखिए खबर है, चाइल्ड मैरिज हैव हार्ड सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ प्रिवेंशन देम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब देखिए बाल विवाह में आधी कमी की बात की जा रही है, मतलब भारी गिरावट की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो बाल विवाह की दर है 2006 में कितनी थी, 47.4% और ये घटकर 2019 और 21 के बीच में 23.3% हो गई है, जो कि भारी कमी को दर्शाता है, लगभग आधी दर को यह दर्शाता है। तो अपने आप में एक सुखद समाचार है। यह कमी बाल विवाह निषेध अधिनियम के लागू होने के बाद आई है, इसलिए इस कानून की सफलता के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता है। इसकी दिशा में इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, इस कुप्रथा से भारतीय समाज को निजात दिलाने के लिए इस प्रयास में अगले चरण में यह कोशिश की जा रही है कि जो अब भी आंकड़ा यह कहता है कि 18 साल से पहले 5 में से 1 लड़की का विवाह अब भी हो जाता है, उसको भी पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए, उसका भी उन्मूलन कर दिया जाए और एक ऐसा भारत बनाया जाए जो कि पूरी तरह से बाल विवाह से मुक्त हो। इसके लिए एक अभियान का भी शुभारंभ किया गया। 27 तारीख को इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही साथ इस अभियान में कुछ अन्य बातें भी तय की गई और यह कहा गया कि अब कानून के साथ साथ कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता है, जागरूकता की भी आवश्यकता है। देखिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की अगर बात कर ले तो यह विशेष रूप से उन राज्यों को टारगेट करके शुरू किया गया है जहां पर अभी भी इसकी दर ज्यादा है। इसमें 7 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, प्रीलिम्स के लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश, ये वो 7 राज्य हैं जहां पर अभी भी विशेष रूप से टारगेट किया गया है इनको, कि यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
और 300 उच्च भार वाले जो जिले हैं उनको चिन्हित किया गया है। बाल विवाह की दर को ये कोशिश किया जाएगा कि 2029 तक पूरी तरह से इसका उन्मूलन कर दिया जाए, भारत को बाल विवाह मुक्त कर दिया जाए और 5% से कम करने का फिलहाल लक्ष्य तय किया गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में। तो 2019 तक ये लक्ष्य है कि 5% से कम कर दिया जाए। अब बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की भी शुरुआत की गई है और इस पोर्टल के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, मामलों की रिपोर्टिंग की जाए और आंकड़ों को एकत्र करके आगे की पॉलिसी बना के उसका और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। ये इसका लक्ष्य है। अब देखिए, इसके साथ साथ कानूनी पहल तो की ही जा रही है, साथ साथ जागरूकता पर विशेष जोर देने की बात की जा रही है। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। विशेष रूप से कैसे निपटेंगे, तो जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, सुरक्षा है, आर्थिक सहयोग है, जैसे क्षेत्रों में एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर ये समग्र दृष्टिकोण होगा तो अपने आप इस कुप्रथा पर अंकुश लगेगा। पंचायतों को प्रोत्साहन देने की भी एक योजना है। पंचायत स्तर पर इसके प्रयास करने के बारे में ये विशेष प्रावधान देखने को मिल रहा है कि अगर पंचायतें अपनी पंचायत का जो उनका एरिया है वहां पर अगर वो बाल विवाह को रोकती है तो उनको प्रोत्साहन के स्वरूप 50,000 रुपए का नकद इनाम भी देने की घोषणा की गई है। इसका मतलब यह है कि ग्रास रूट लेवल से इस चीज को समाप्त करने के लिए पंचायतों को ये जो प्रोत्साहन राशि है इस दिशा में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आगे का रास्ता यह है कि जब तक भारत पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस मुद्दे पर काम जारी रहेगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना को लागू करने के पीछे। अब देखिए, बाल विवाह क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यूनिसेफ क्या कहता है? यूनिसेफ ये कहता है कि 18 साल की उम्र तक का अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी है, अगर उससे कम उम्र में शादी होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। लेकिन भारत का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कहता है कि लड़की वयस्क तब मानी जाएगी जब उसकी उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष होगी और लड़के के लिए 21 वर्ष ये तय करता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। जबकि इससे पहले जो व्यवस्था थी कानूनी रूप से 1929 का जो शारदा अधिनियम था उसमें 18 वर्ष लड़कों और लड़कियों के लिए 14 वर्ष था। लेकिन यहां पर क्या किया गया? 18 साल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल किया गया। इससे कम उम्र के अगर होंगे तो वो बाल विवाह के अंतर्गत माने जाएंगे। अब यूनिसेफ का आंकड़ा अगर उस पर नजर डालें तो ये कहता है कि भारत में हर साल लगभग 15 लाख लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। तो ये आंकड़ा तो और ज्यादा बता रहा है। लेकिन फिर भी एक बात निकल कर आती है कि विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग ये है। तो भारत में बाल विवाह सर्वाधिक हो रहा है विश्व में। साथ ही साथ 15 से 19 साल के बीच में जो आयु के बच्चे या बच्चियां हैं या युवक युवतियां हैं उनमें 16% ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं। तो लड़कियों की बात अगर हम करें तो 15 से 19 वर्ष की जो लड़कियां उसमें 16% ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है। ये कहता है यूनिसेफ का आंकड़ा। अब बाल विवाह इतनी जल्दी जो बाल विवाह किया जा रहा है उसके पीछे के कारण क्या है, ये आपको निबंध में मदद करेगा। इसके पीछे के कारण ये है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि शिक्षा का अभाव है। तो जो समग्र दृष्टिकोण की बात की गई है उसमें इसीलिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझेंगे। तो शिक्षा एक वो माध्यम बनेगा जिससे कि माता पिता अगर इस बाल विवाह के दुष्परिणाम से वाकिफ होंगे तो अपने बच्चे बच्चियों का कम उम्र में विवाह करने से वो उनको रोकेंगे। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है गरीबी। गरीब अगर व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा आर्थिक संसाधन नहीं है, तो एक बड़े परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। तो इस लिहाज से अगर लड़की है तो वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसका विवाह कर दिया जाए और उपयुक्त मौके की वो तलाश में रहेगा। इसलिए गरीब परिवार जल्दी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। साथ ही दहेज जैसी जो कुप्रथा है वो भी बाल विवाह को बढ़ावा देती है। जितनी जल्दी विवाह कर देंगे वो इस चीज से मुक्त हो जाएंगे। लैंगिक भेदभाव। अब देखिए, लड़कियों को हीन भावना से देखा जाना भी इसके लिए जिम्मेदार है लड़कों के मुकाबले। इस वजह से भी बाल विवाह को एक प्रथा का कारण माना जाता है। साथ ही साथ सामाजिक दबाव की बात करने, लड़कियां अगर बहुत लंबे समय तक, आज भी अगर आप जाएं कुछ रीजनल एरियाज में जाएं, लंबे समय तक अगर लड़कियां कुंवारी हैं, अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं, तो एक सामाजिक दबाव जो है उनको उनके विवाह पर समाज प्रश्न करने लगता है। इसलिए लोग दबाव में आकर उनकी शादी जल्दी कर देते हैं। तो सामाजिक दबाव जो है इनकी जल्दी विवाह करने के लिए एक कारक के रूप में काम करता है। शिक्षा प्राप्त कर रही जो लड़की है उसकी शिक्षा बीच में बाधित हो जाती है। विवाह के लिए दबाव उसको भी झेलना पड़ता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से जो लड़की है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। अब अन्य कारण भी कुछ हैं, चाहे वो हमारी कुछ सामाजिक परंपराएं हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं या कानूनी प्रक्रिया का है वो सही ढंग से लागू ना हो पाना। इस दिशा में बाल विवाह अभी भी पूरी तरह से उन्मूलित नहीं हो सका है। तो ये कुछ कारण हैं और लड़कियों के भविष्य और सुरक्षा की जो चिंता है वो भी एक कारण माना जाता है कि अगर
लंबे समय तक लड़की का विवाह नहीं हुआ तो आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, तो जल्दी से इसको किसी के साथ बांध दो। ये एक हम कह सकते हैं कि एक हमारी रूढ़िवादी सोच है जो कि लड़कियों की प्रगति में बाधक है। उसके दुष्परिणाम क्या है, एक बार उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए, दुष्परिणाम ये है कि अगर कोई लड़की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है और जल्दी उसका विवाह कर दिया जाता है तो एक नए सामाजिक परिवेश में वो जाती है, और कुछ हमारे सामाजिक बंधन इस प्रकार के हैं कि लड़कियों को उस प्रकार की स्वच्छंदता नहीं मिलती है, और उस स्वच्छंदता के अभाव में लड़कियों की जो शिक्षा है वो आगे नहीं कैरी ऑन रह पाती है। तो उनके भविष्य के जो अवसर होते हैं, शिक्षा उपयुक्त शिक्षा ग्रहण न कर पाने के कारण वो भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। दूसरा यह है कि स्वास्थ्य का जोखिम, और सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाएगी तो वो गर्भ धारण करने के समय की जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं का सामना करने के लिए उनका शरीर बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से तैयार नहीं होता है। और ऐसी दशा में अगर कम उम्र में वो गर्भ धारण करती हैं तो प्रसव में काफी जटिलताएं हो सकती हैं, इसीलिए उनका जो मृत्यु दर है वो भी ज्यादा हो सकता है। तो इसको भी रोकने के लिए, स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए भी आवश्यक है कि बाल विवाह को रोका जाए। साथ ही साथ घरेलू हिंसा, एक परिपक्व दिमाग, अपरिपक्व दिमाग दोनों में अंतर होता है। अगर किसी का बाल मन है तो उसमें उत्तेजना ज्यादा होगी। साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि कम उम्र में अगर विवाह होता है तो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगी, समायोजन की क्षमता नहीं होगी, दिमाग परिपक्व नहीं होगा। इसलिए घरेलू हिंसा जैसी गतिविधियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बाल वधुओं को वैसी दशा में शारीरिक है, यौन है और भावनात्मक शोषण का अधिक खतरा होता है कम उम्र में शादी होने से। साथ ही साथ आर्थिक नुकसान तो होता ही है। अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो अपने पैर पर होगी, वो पैसे भी अर्जित करेगी और वो खुद भी सशक्त होगी और दूसरों को भी सशक्त कर सकेगी। अगर उसका बच्चा है तो उसका भी लालन पालन वो ठीक ढंग से कर सकेगी। तो आर्थिक नुकसान जो कि संभावित एक आर्थिक संभावना है, वो संभावना पहले ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता है कि जहां पर उसकी शादी कर दी जा रही है वहां पर उसको वही माहौल मिले जिस माहौल में उसकी शिक्षा दीक्षा पहले जारी थी। तो ये एक बड़ा नुकसान है कि जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक कौशल होता है वो अर्जित नहीं कर पाएगी, वो ब्रेक होगा तो उसको आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही सामाजिक अलगाव, बाल वधुओं को परिवार और समाज से जब अलग किया जाता है जिससे कि उन पर एक एकाकीपन आता है, क्योंकि अपने परिवार में जब वो रहती हैं तो वो सबके साथ कनेक्ट होती हैं। जब एक नए परिवेश में जाती हैं तो वहां पर वो, अगर उसके पति को आप छोड़ दें तो बाकी लोगों के साथ वो उतने ढंग से कनेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि हर रिश्ते का अपना एक एंगल होता है और उस एंगल के लिहाज से एक पर्याप्त दूरी बनी होती है। तो वो अपनी अंतरंग बातें या अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप को उस तरह से डेवलप नहीं कर पाती है, तो एक एकाकीपन उसके मन में आता है और ऐसी दशा में उस पर एक मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव देखा जाता है। साथ ही साथ अंतर पीढ़ीगत चक्र, इसका मतलब ये हुआ कि बाल विवाह से गरीबी और लैंगिक असमानता का एक ऐसा चक्र बनता है, क्योंकि अगर गरीबी है, गरीबी के कारण आपने बाल विवाह किया, तो बाल विवाह के बाद जब गरीबी रहेगी, अभाव रहेगा, तो लोगों की ये मान्यता है कि ऐसी दशा में, विशेष रूप से इस वर्ग में ये मान्यता है, अर्थाभाव में ये मान्यता है कि अगर लड़के का जन्म होगा तो उन पे जिम्मेदारी कम होगी। तो हमारी सामाजिक संरचना का ये दोष है कि वो, अगर लड़की गर्भ में आती है, अगर भविष्य में जन्म लेने वाला बच्चा लड़की के रूप में है, तो लोग अमूमन एक और हम कह सकते हैं दूसरे राह पर जाने लगते हैं, उसको जन्म देना नहीं चाहते हैं। वो भी एक दूसरी समस्या है। तो ऐसी दशा में जो लैंगिक असमानता है वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये कुछ ऐसे दुष्परिणाम हैं। अब इन्हीं दुष्परिणामों को दूर करने के लिए तमाम प्रयास हुए, पहले भी प्रयास हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, महात्मा गांधी हो, या उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद का ये जो नियम कानून बनाया गया इस दिशा में सोचने के लिए। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई बच्ची है तो वो 18 वर्ष की जब तक नहीं होगी तो उसको महिला नहीं माना जाएगा। मतलब 18 वर्ष का होना ही उसके विवाह के लिए उपयुक्त उम्र तय किया गया। और 21 वर्ष के बच्चे, मतलब लड़के के लिए ये परिभाषित किया गया कि वो पुरुष होगा, अर्थात ये विवाह के लिए उम्र तय कर दी गई। और ये कहा गया, कानूनी रूप से ये कहा गया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की जगह पर इस बात को रिप्लेस किया गया, जिसमें कि पहले 18 और 14 वर्ष उम्र थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जो नाबालिग विवाह का शून्यकरण था उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया और ये कहा गया कि अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको जेल भी हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। और अगर कोई शिकार हो गया है, जबरन बाल विवाह उसका कर दिया गया है, तो ऐसे बच्चों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनके लिए उचित उपाय हो सके, आगे उनका जीवन ठीक से चल सके। और जिला अधिकारियों का इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो जिलाधिकारियों की होगी। और इस कानून के माध्यम से जो बच्चे, विशेषकर लड़कियों जो के मामले में, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर
बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों की पहचान की जाएगी। तो ये कानून अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाते हुए उसने एक बहुत ही सुखद आंकड़ा प्रस्तुत किया है और साथ ही अभी जो अभियान चलाया जा रहा है 27 तारीख से, उसके माध्यम से इसके पूरे उन्मूलन की बात की जा रही है और 2029 तक 5% तक सीमित करने के बाद में इसके पूर्ण उन्मूलन की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि ये सुखद परिणाम जल्द ही हमको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हम सबको भी अपने आस पड़ोस के माहौल को जागरूक करने की, अगर हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें समझाने की, उसके दुष्परिणामों को जिनको ये बातें नहीं पता है उसको बताने की। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की है। भारत में बाल विवाह की दर 2006 में लागू बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के बाद उसमें कितनी कमी आई है? विकल्प आपके सामने है। 50%, 47.4 से 23.3%, 30 से 15% या 60 से 40%। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे और साथ ही आप लोगों को जागरूक करेंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।